ऑलराइट, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलो सरस्वती मैया की जय। अब आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके। बेसिकली मेंसुरेशन का मतलब क्या है, लेट मी टेल यू मेंसुरेशन का मतलब क्या है। मेंसुरेशन में हम लोग वी कैलकुलेट टू थिंग्स, नेमली एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं एरिया, और दूसरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम। अब किसका एरिया किसका वॉल्यूम सर, किसी भी चीज का तो एरिया कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। हम कैलकुलेट करेंगे टू डायमेंशनल सरफेस का एरिया और थ्री डायमेंशनल सरफेस का एरिया एंड वॉल्यूम। अगर मैं एरिया वॉल्यूम की बात करता हूं तो वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ only three we will calculate the volume of three dimensional surface and we will calculate the area of both two dimensional and three dimensional surfaces. टू डायमेंशनल सरफेस क्या होता है, थ्री डायमेंशनल सरफेस क्या होता है, हल्का सा आइडिया हम लोगों ने पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में लिया था। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें तीन साइड्स होती हैं, तीन डायमेंशन होते हैं, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। एंड टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां पे सिर्फ एक ही दो ही डायमेंशन होती है, या तो लेंथ और ब्रेड्थ होगा, या ब्रेड्थ और हाइट होगा, या हाइट और लेंथ होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। उसके अलावा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप प्लेन ऑफ पेपर पे या आप किसी प्लेन सरफेस पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल it is not possible to draw a three-dimensional object on a plain paper. You can only represent a three-dimensional object on a plain paper. आप किसी भी plain paper पे three-dimensional object को बस represent कर सकते हो, draw नहीं कर सकते। There is a difference between drawing and representation. Representation मतलब आप उसकी height को आप पैरेलल लाइन से ड्रॉ करोगे। कुछ तरीके होते हैं, लाइक डॉटेड लाइंस विल रिप्रेजेंट द सरफेस जिसको जो हमारे सामने नहीं है, इस टाइप की चीजें होती हैं। बट फॉर ए टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट यू कैन रिप्रेजेंट द टू डायमेंशन, यू कैन ड्रॉ द टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट। ऑल्दो द वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, ये जो वर्ड्स है ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, but the correct thing is for two-dimensional object we can draw the two-dimensional object on a piece of paper, but we can only represent a two-dimensional three-dimensional object on a piece of paper। ठीक है, तो मेंसुरेशन की बात करते हैं। मेंसुरेशन में हमें क्या करना था फिर से मैं आपको बता दूं। मेंसुरेशन में हमें एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना हम सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले हम टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, और आज की क्लास में और शायद कल की क्लास में भी, कल की मतलब नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, हम सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई हद जल्दी नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। बेशक क्लास में दो ही सवाल हो पाए, लेकिन वो दो सवाल इस तरीके से होने चाहिए कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आपको आधी रात में भी कोई पूछे, तो आपको यू शुड आंसर द पर्सन हु हैज आस्क्ड यू। पता चलना चाहिए कि आपको किसने पढ़ाया है, ठीक है। दैट शुड बी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू, कि जब आप क्वेश्चन को आपसे कोई पूछे, आपकी जवाब वो देने के तरीके में, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कंगना रनौत को तो आप लोगों ने सुना ही होगा आजकल। आई एम माइंडेड, आई एम नॉट फेवरिंग एनीवन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट आई एम इन द फेवर ऑफ द कॉन्फिडेंस विथ व्हिच दैट लेडी स्पीक्स। देखा होगा आप लोगों ने ये किस कॉन्फिडेंस से वो बात, जिस बिल्डिंग को खरीदने के लिए लोगों की उम्र निकल जाती है, लोगों की पीढ़ियां निकल जाती है, one generation, two generation, after saving the money, then they purchase that the building in that Pali Hill area। उन्होंने वहां पे अपना ऑफिस बनाया, उनका ऑफिस तोड़ दिया या टूट गया, whatever it was, but see the confidence in which she released her video yesterday। वो कॉन्फिडेंस क्यों आया? Because of the knowledge।
नॉलेज आपके पास रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंटली बात करो, भले कम बोलो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंटली बात करो। जब बात करो लगना चाहिए। अब आपके बायो वाले सर हैं, वो जब बात करते हैं तो कितने कॉन्फिडेंस से बात करते, सुना ही होगा आपको। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट लाइक दैट, इस तरीके से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलो, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस अबाउट द फिगर। जो पहला फिगर जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रायंगल। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, या रिवीजन भी बोल सकते हो, कुछ फॉर्मूले जो हम लोग अभी तक पढ़ के आ चुके हैं, वो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हैं बेटा। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। माइंड इट, इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, वैसे प्रूफ आप लोगों के सिलेबस में भी नहीं है, बट इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। क्यों सर साइड इनटू साइड यहाँ क्यों हुआ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि बेटा स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों जो होते हैं वो सेम होते हैं, इसीलिए स्क्वायर का जो एरिया हो गया साइड इनटू साइड हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। नाउ व्हाट इज दिस हाइट? हाइट इज अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइट एंड दिस इज कॉल्ड बेस। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस ट्रायंगल का जब मैं एरिया लिखूंगा, इफ आई एम कंसिडरिंग माय बीसी एज द बेस, देन इन दैट केस AD or the perpendicular drop from vertex A to the base BC will be called as the height of the triangle, या will be called as the altitude of the triangle. Now one more case is there कि सर आपने तो बोल दिया कि BC को बेस मान लो, लेकिन मैं तो नहीं मानूंगा BC को बेस। तो BC को बेस नहीं मानूंगा, मैं तो बोलता हूं सर कि AD को बेस मानते हैं। इन दैट केस सर क्या AD मेरा हाइट होगा? My question is, and I want answer from all of you. Here I have taken BC as the base, and I have written I just said that AD will be the altitude. Now my question is, if I am taking AB as the base, then what will be my altitude? Will it be CF? Will it be CF or will it be AD only? अगर मैंने AB को बेस माना है तो मेरा एल्टीट्यूड क्या होगा, AD होगा या CF होगा? आई डोंट वांट आंसर इन चैट, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। अगर मैंने AB को बेस माना है तो हाँ बोलिए सर। द आंसर इज CF। पक्का? सोच लो बेटा। सर यस सर। Yes. पक्का द आंसर विल बी CF? ठीक है, चलो आई बाय योर पॉइंट। तो द पॉइंट हियर जहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चा, कि अगर आपने नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, हाफ इंटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। कौन सा बेस कौन सा एल्टीट्यूड, nobody it is defined, nowhere it is defined. So if you are taking BC as the base, in that case AD will be that. If you are taking AB as the base, in that case CF will be that. If you are taking AC as the base, in that case BE will be that. Altitude is defined as बेस के सामने वाला जो अपोजिट बेस के सामने वाला जो वर्टेक्स होता है, उस वर्टेक्स से बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करते हैं, उस परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट या फिर एल्टीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे आपके लेवल पे बोथ द टर्म्स आर सेम, तो डोंट वरी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत अच्छी बात है सर।
अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के ट्रायंगल्स की, जैसे कि कौन कौन से स्पेशल टाइप के ट्रायंगल्स थे हम लोगों ने पढ़ा था ना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट 3/4। नाउ यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट 3 है, ये 4 जो है ये स्क्वायर रूट 4 है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। ठीक है, भूलने की बात नहीं है, भूलने जैसी कोई बात नहीं है। ऑल्दो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है 8th क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बट चलो वन फाइन डे आई विल टेल you these how to remember these formulas also. Not if not in 8th standard, if in 9th standard I am associated with you, then definitely I will tell you, I will explain you how these formulas are derived. So don't need to write. So area of equilateral triangle will be equal to square root 3/4 multiplied by side square. बहुत अच्छी बात है सर। Area of isosceles triangle is equal to 1/2 multiplied by base multiplied by square root of equal side whole square minus बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे बेटा they have left you they have left a lot of things of error। तो यहाँ पे अपन को एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। ये अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है माय डियर फ्रेंड, ए बी सी, यहाँ पे वी आर टॉकिंग दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी and BC is base। एक बात याद रखना, यहाँ पे इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में ये है दोस्त कि यहाँ पे जो बेस है ना, दिस बेस इज नॉट, लेंथ ऑफ द बेस इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ द इक्वल साइड। बेस की लेंथ और जो इक्वल साइड है उसकी लेंथ अलग अलग। जो बेस है वो मेरा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इक्वल साइड। This shape they should have mentioned by the use of a triangle, but they have not, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या I have told you, and इस चीज को याद रखना कि यहाँ पे जो बेस है that is different from the equal side। अगर आप बेस को इक्वल साइड के इक्वल मान लोगे तो this formula will reduce to equilateral triangle के एरिया का फॉर्मूला। This formula will reduce to this formula। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं सर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय AB मल्टीप्लाइड बाय BC, half multiplied by product of the sides containing the right angle, half multiplied by product of the sides containing the right angle, or you can also say product of two sides other than the hypotenuse। बात एक ही है, इस वाले काम को ऐसे पकड़ो या अपने हाथ को घुमा के लेकर आके पकड़ो, पकड़ आपका नहीं रहे। The next thing is area of parallelogram। Now this formula is very important। Area of parallelogram is equal to product of side and the corresponding altitude। What does this mean? Let me explain you what does it means। इनका कहने का मतलब ये होता है दोस्त कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हम लोगों ने पढ़ा था ना, पैरेललोग्राम was a figure in which the two pair of opposite sides are parallel। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि पैरेललोग्राम में कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉपर्टी एट द मोमेंट, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द थिंग्स दैट इफ ABCD is a parallelogram, in that case AD will be parallel to BC and AB will be parallel to DC। अब बोल क्या रहे हैं ये, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अगर मैं AB को साइड मानता हूं, so the corresponding altitude
will be the perpendicular drawn from D or the perpendicular drawn from C, दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। दोनों की लेंथ इक्वल होगी क्योंकि एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी बच्चा कि द डिस्टेंस बिटवीन the perpendicular distance or the distance between two parallel lines is always same. The perpendicular distance between two parallel lines is always same. तो आप D से perpendicular drop करो या C से perpendicular drop करो, it is not going to make any difference. But if you are considering AB as the base, in that case, that will be the perpendicular. अगर आपने बोला नहीं सर मैं AB को बेस नहीं मानूंगा, मैं CD को बेस मानूंगा, मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, CD को बेस मानोगे, in that case the length of perpendicular will not change, क्योंकि जितनी लेंथ यहां से ड्रॉप किए हुए परपेंडिकुलर की होगी उतनी ही लेंथ यहां से ड्रॉप किए हुए परपेंडिकुलर की होगी। क्यों होगी सर? किस बेसिस पे मैं ऐसा कह सकता हूं? ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं दोस्त, बिकॉज द perpendicular distance between two parallel lines is always same. So this is the meaning of corresponding altitude. जब हम छोटे थे, जब हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे, हमें कोई नहीं बताता था इन वर्ड्स को। ये करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, ये चीजें कभी नहीं समझते। बाद में जब बड़े हुए, जब ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद ये चीजें समझ आई। और लकीली वी परफॉर्म्ड वेरी वेल इन 10th स्टैंडर्ड आल्सो, because these things were not in 10th standard at that time, but आज की डेट में है ये चीजें 10th स्टैंडर्ड में, because there was a huge reform in our books in year 2007 and I am pass out of before that. मैंने 2007 से पहले पास किया था 10th, तो इसीलिए ये चीजें हमारे 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट पे इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट थिंग इज area of a circle. Area of a circle is pi multiplied by r multiplied by r. हालांकि हम स्क्वायर चैप्टर पढ़ चुके हैं तो I will directly use the word r square, but it is nothing but pi r square. अब ये pi क्या है सर? pi एक नंबर है जिसकी वैल्यू आपको दी गई होगी, इसको हम लोग बोलते हैं पाई। इसकी वैल्यू आपके लेवल पे सिर्फ दो ही हो सकती है, इधर इट कैन बी 22/7 और इट कैन बी 3.14। इसके अलावा 3.14 और इसके अलावा ये क्या है, ये कैसा नंबर है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसके बारे में हम लोग बात आज से 6-7 महीने के बाद करेंगे। ठीक है, जब अप्रैल में मैं आप लोगों को सेम चीजें पढ़ा रहा हूँ तब मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इन चीजों को छोड़ दीजिए। व्हाट इज पाई? पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 3.14 या 22/7 दी होगी, तो जहां पे जैसी वैल्यू दी होगी वहां पे उस तरीके से याद करना, उस तरीके से वैल्यू पुट करना है, मार्क्स लेना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, मार्क्स लेना है, आगे बढ़ना है। याद रखना एक बात को, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, एंड एज ए टीचर आई हेट कैलकुलेशन मिस्टेक। ना मैं खुद करता हूं, ना मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स करें, बट हाँ ये प्रॉपर्टी मेरे अंदर एक दिन के अंदर नहीं आई। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, दैट इज then only I could develop this property in myself कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड कर सकूं। आप लोग भी प्रैक्टिस करो, एक दिन में नहीं होगा तो एक दिन में तो नहीं होगा, एक महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 5 महीने में होगा, जब तक 9th क्लास में आओगे तब तक हो चुका होगा। The real battle, the real journey will start from 9th standard। अभी तो मैं आपको बस प्रिपेयर कर रहा हूं कि बेटा आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। चलो अब हम लोग जो है we will be dealing with the questions, और questions का सेम पैटर्न होगा। I will give you the question, I will wait for 1 minute, and please my dear friends, गलत दो सही दो उससे कोई मतलब नहीं है, but I want answer from you, please। There are, excluding me, there are 8 participants in the class। I want answer from you। गलत दो सही दो मुझे कोई मतलब नहीं है, बट प्लीज आंसर दो, ठीक है। चलो, so the next slide will be the question, and the time allotted for the question is 3.5, which is nothing but 7/2। Now what I will do, I will calculate the cost of fencing।
So cost of fencing will be equal to 2 times of 72 plus 48 multiplied by 7 by 2. 2 multiplied by 42, 72 plus 48 multiplied by 7 by 2. अब मैं बताता हूं आपको why I said that it will be a multiple of 10. देखो यहाँ पे 42 plus 78 will be equal to 120. Will be equal to 120. इस टाइप की कैलकुलेशन को करने के लिए दोस्त बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए. मल्टीप्लाइड बाय 7 by 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया. जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक जीरो आ रहा है और उस जीरो को मैं एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फाइनल रिजल्ट में मेरे पास जीरो आएगा, ये मुझे पता है. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो आपकी कॉस्ट आएगी दोस्त, that will be a multiple of 10. That is why I said that Apranshu's answer was wrong. So now the answer will be rupees 840. 12 sevens are 84 होता है, and 120 into 7 is nothing but 840. So the correct answer of this question will be 840. कैसे किया सर मैंने? लेट मी समराइज दिस क्वेश्चन क्विकली. लेंथ और ब्रेड्थ को मैंने मान लिया 3x और 2x, और एरिया 3x और 2x अगर लेंथ और ब्रेड्थ है तो एरिया हो गया मेरा 6x स्क्वायर. इसको जब मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू मेरे पास आई 24. दैट गिव्स मी लेंथ इज इक्वल टू 72 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 48. फेंसिंग जो होती है वो हमेशा पेरीमीटर के अलोंग होती है या फिर दीवार के अलोंग. पेरीमीटर नहीं भी समझ में आता है तो भी ये समझ लो कि फेंसिंग जो होती है वो हमेशा दीवार के लॉन्ग होती है. अगर मैं इस रेक्टेंगुलर फील्ड की दीवार के लॉन्ग जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि मैंने 3x लेंथ को 2 बार कवर किया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया, और 2x लेंथ को भी मैंने 2 बार कवर किया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया. तो टोटल जो मैंने लेंथ कवर किया वो मैंने कवर किया 3x plus 3x that is 6x plus 2x that is 8x plus 2x that is 10x. और x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 24 थी. So my cost of fencing will be equal to 10 into 24 into 7 by 2. वैसे कर लो या यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कर लो. 2 into 120 into 7 by 2. The answer will be equal to 840 only. So this is how this question was to be solved. अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. You just have 15 seconds to ask. पूछ लो. जिसको अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. Anybody? Although most of you have given correct answer by the end, so I don't think किसी को कोई डाउट होना चाहिए यहाँ पे. सौम्य नहीं, क्या नाम है इसका? अप्रांशु, I just hope you got where you were doing the mistake. Yes, आपको समझ में आ गया कि आप कहाँ गलती कर रहे थे? I guess you were just doing calculation mistake. Rahul, I didn't receive your answer, beta. I hope you understood the question. Shubh, I hope you also understood the question, right? चलो आगे चलते हैं. Let us move to the next question. I did mistake that. हाँ बताइए क्या गलती की आपने? जब मैंने इसलिए फिर 576 के बाद मैं ट्रॉल में आ गया. अब कैसे करूं? ओके फाइन, ठीक है. आपको स्क्वायर रूट नहीं याद है बेटा, तो ये चीजें तो याद रखनी पड़ेगी. ये चीजें याद रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD is a parallelogram in which CM is perpendicular to AB. बहुत अच्छी बात है. BL is perpendicular to AB. Very good. AB is equal to 16, AD is equal to 12, CM is equal to 10. Calculate the value of BL. You guys have just 1 minute to solve this question fast. Very good. चलो. The question is saying, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? अब यहाँ पे बेटा, ऑल्दो आई से दैट डोंट मिनिमाइज द यूज ऑफ फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं.
पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट और कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. सो द पैरेललोग्राम का एरिया विल बी इक्वल टू, just wait, sometimes my pen goes mad. The parallelogram का area will be equal to CM multiplied by AB, and this will also be equal to BL multiplied by AD. क्योंकि BL multiplied by AD भी तो parallelogram ABCD का एरिया है, and CM multiplied by AB is also the area of parallelogram ABCD. अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर निकाल लो. CM की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 10. AB की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 16. BL की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, निकालना है. AD की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 12. यहां से सॉल्व कर लीजिए. BL will be equal to 10 multiplied by 16 divided by 12. अब 160 को 12 से डिवाइड करके अनिमेश मिलता है वर्ड मत लेना, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ. दिमाग क्या लगाओगे, ये जो है ये 4 से कट हो रहा है, ये जो है वो 4 से कट हो रहे हैं दोनों, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. फाइनली BL will be equal to 40 divided by 3, which is nothing but 13 1 by 3, which is nothing but 13 1 by 3. So the length of BL will be equal to 13 1 by 3. ठीक है, I hope all of you got this as the answer. Area is equal to 160 and length is equal to 13 1 by 3, which is equal to 40 by 3. Next question. The area of a triangle is equal to that of a square whose sides measure 60 meters. Find the side of the triangle whose corresponding altitude is 90 meters. चलो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर देता हूँ, and because the time is less, so I will just solve this question for you. कहने का क्या मतलब है इनका बेटा, यहाँ पे just try to understand. एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स 60 मीटर और 60 मीटर. इस स्क्वायर का जो भी एरिया, I don't know what will be the area, this is equal to area of a triangle. उस ट्रायंगल में ABC, ये मान लो ये AD है, तो AD is equal to 90 meters, ठीक है, और इसको मान लो आपने बोल दिया EFGH. AD is equal to 90 meters. तो मेरे को BC की लेंथ निकालनी है, मेरे को BC की लेंथ निकालनी. So how I will solve? तो आपको ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 60 into 60. नाउ माइंड दिस, नो नीड टू सॉल्व. अभी इसको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं. दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 90 मल्टीप्लाइड बाई 80. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, बहुत आसान है, बहुत आसान. देखो देखो ध्यान से समझना जो करने जा रहा हूं. 32 होता है 60. व्हाट आई एम डूइंग, 32 is 60 and 33 is 90. तो अगर मैं, तो यहां से AD will be equal to 60 into 60 into 2 divided by 90. अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 32 is 60, 33 is 90. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 20 हो जाएगा. क्यों सर 20 हो जाएगा, 3 into 20, 23 is 60. So finally I will have 20 into 2 into 2, which is nothing but 80. So the length of the side to the corresponding altitude, whose corresponding altitude is 90 meters, is 80. So the answer of this question will be 80 meters. The answer of this question will be 80 meters. This is how you are required to solve this question. 8/9 meter. How? Mr. Swami, गलत है.
Good. So this is how you are required to solve this question. एक question और करते हैं. We are left with some time to do one more question. The base of an isosceles triangle is 12 centimeter and its perimeter is 32. I have to find its area. Now I will solve this question. ठीक है? I will solve this question. तो पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या था? आप लोगों को याद नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे याद है, लेकिन चेक कर लेना यार कि ठीक से याद है कि नहीं याद है. हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस 1/4 बेस स्क्वायर और पूरे में स्क्वायर. इस तरीके से कुछ फॉर्मूला था. इसका नहीं भी था तो भी कोई बात नहीं है. अब फिगर देखते हैं. द क्वेश्चन इज सेइंग, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग माय डियर फ्रेंड. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर. बहुत अच्छी बात है. आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब ये साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी, और जो बेस दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है. और मुझे क्वेश्चन में बोला है कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है that is 32. That means a plus 12 is equal to 32, or I will get a is equal to 10. I am getting a is equal to 10. ठीक है, I am getting a is equal to 10. अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका एरिया निकालना है. I am assuming कि जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो सही लिखा है. चेक कर लेंगे, देख लेते हैं क्या होगा. हाँ, नो ऐसा नहीं हो. ठीक है, अब आंसर, अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं. सो व्हाट आई विल हैव, हाफ इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल साइड की लेंथ कितनी आई थी 10 स्क्वायर माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 12 स्क्वायर. अब बेटा अगर इस कैलकुलेशन को गलत कर रहे हो तो फिर गलती है, तो फिर प्रॉब्लम है. 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, और जब आप 144 को 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 36. ठीक है, यहां पे आपने गलती की है आयुष. सो डोंट डू सच मिस्टेक्स. नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, इसको 10 स्क्वायर रहने दो, इसको 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो. 12 3 होता है, 4 3 होता है 12, 12 3 होता है 36. 100 में से जब मैं 36 को घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 64, and the square root of 64 is nothing but 8. So my final answer will be half into 12 into root of 64, which is equal to half into 12 into 8, which is equal to 4, which is equal to 48 centimeter square. So the area of the triangle, the area of the isosceles triangle will be equal to 48 centimeter square. The area of the square, the area of the triangle will be equal to 48 centimeter square. So this is how this question was to be solved. So we'll stop here today, and in the next class we will discuss with the further questions. मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाए, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों. हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए. सर वहाँ पे सर 12 3 हाँ 12 84 नहीं आएगा. क्या क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा 100 में से जितना मैं समझ पा रहा हूँ, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. 100 में से जब आप 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना माय डियर फ्रेंड, यू विल गेट 64 ओनली. सब्ट्रैक्ट करके देख लो.
100 में से जब 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 64 ओनली, नॉट 84। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ये आपको 64, ये आपको ये 64 है, दिस इज this is half into 12 into, or square root of 64 is 8, nothing is wrong here, and square root of 64 is 8, और 2 से 8 को मैंने कैंसिल किया तो यहाँ पे 4 आया, 12 4 48 ठीक है। सो वी आर स्टॉपिंग हियर, वी आर स्टॉप